नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एमपी में चुनावों में पक्षपात के आरोपों की गूंज सुनाई दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बुधनी में नामांकन कक्ष में उपस्थित लोगों की संख्या पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यादव ने दावा किया है कि भाजपा के नेताओं ने चुनावी नियमों का उल्लंघन करते हुए नामांकन कक्ष में 7 लोगों की उपस्थिति दर्ज करवाई, जबकि नियम के मुताबिक केवल 5 लोगों की ही अनुमति है। अरुण यादव ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है, क्या चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है? सत्ता और विपक्ष के लिए क्या नियम अलग अलग हैं? उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव, भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री कृष्णा और भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष समेत कुल 7 लोग मौजूद थे। नरेला विधानसभा में दीपावली के मद्देनजर विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का शुभारंभ राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने वार्ड 44 के जोन कार्यालय से किया। इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के सभी 17 वार्डों में गहन स्वच्छता की जाएगी। अभियान के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों और पार्कों की सफाई के साथ साथ सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। सफाई मित्रों की टीम और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता इस कार्य में योगदान देंगे। अभियान की शुरुआत वार्ड 36, 39, 44 और 79 से की गई है और आने वाले दिनों में हर दिन 5 वार्डों में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। देखिए, नरेला विधानसभा में हमने एक बृहद सफाई अभियान और दीपावली के पहले सभी तरह के जो एमिनिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, उसके सुचारू संचालन के लिए अभियान की शुरुआत की है। दीपावली पे लोग अपना घर सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी सफाई करते हैं, पर उसके साथ साथ मोहल्ला भी साफ होना चाहिए, कॉलोनी भी साफ होनी चाहिए। उसके लिए वृहद सफाई अभियान हम कर रहे हैं और इसमें एक एक वार्ड में कंसंट्रेट करते हुए बड़ी संख्या में हमारे सफाई मित्र, भाई और बहन, सभी तरह के इक्विपमेंट्स, हर तरह की मशीनरी की व्यवस्था करके, चाहे वो नालियों की सफाई हो, सीवेज की सफाई हो या फिर रोड के मरम्मत की बात हो, स्ट्रीट लाइट पूरी तरह चालू हो जाए, पूरा क्षेत्र जगमग हो जाए दीपावली पर, इसकी पूरी व्यवस्था की है। आज हमने इसकी शुरुआत की है। ये अभियान हमारा चलेगा और रोज हमारे 5-5 वार्ड वृहद रूप से सफाई होंगे। बिल्कुल जैसा एक एक नाली, एक एक नाला, एक एक रोड, एक पूरा प्लान बनाया है और हर वार्ड में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे सफाई मित्र, भाई और बहन रहेंगे और वो अच्छे से सफाई करेंगे। खबर सिंगरौली से है, जहां सिंगरौली जिले के लंघाडोल थाना क्षेत्र के लल्ला बहरा गांव में जंगली भालू के हमले में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार राम सिंह, सुरेंद्र सिंह और राम प्रकाश सिंह लल्ला बहरा गांव के निवासी हैं। ये लोग जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, तभी अचानक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में राम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र और राम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रतलाम के जाबरा में बने ओवर ब्रिज पर हुए हादसे में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण सिंह सोलंकी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद जाबरा अभिभाषक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने कोर्ट से रैली निकालकर घटनास्थल पर धरना दिया और अमानक ब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम के अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। उन्होंने एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ब्रिज पर सुरक्षा उपायों के लिए 2 दिन का समय दिया और चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करेंगे।
खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के खजराना थाने पर फरियादी राजकुमार परमार द्वारा लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आरोपियों को दबोचने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया। बताया गया है कि एक अज्ञात आरोपी उनकी सोने की चेन झपट कर ले गया है, जिसके बाद एक पुलिस टीम गठित कर बारीकी से जांच पड़ताल की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर फरियादी द्वारा बताई गई ऐसी कोई घटना घटित होना नहीं पाया गया। वहीं एडिशनल डीएसपी ने बताया कि फरियादी द्वारा पूछताछ करने पर सामने आया कि उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्योंकि फरियादी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और पैसों की उधारी चुकाने के लिए उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 21 अक्टूबर को एक घटना हुई थी जिसमें एक झपटमारी कायमी की गई थी। इसमें फरियादी राजकुमार था और चूंकि मामला झपटमारी का था तो पुलिस ने इसमें काफ़ी संवेदनशीलता से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया था और एक फैक्ट्स को वेरीफाई किया था। जब इस पूरे घटनाक्रम का डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये इसमें कहीं कोई जो घटनास्थल के आसपास किसी प्रकार कोई मूवमेंट होना नहीं पाया गया। उसकी जो फॉरवर्ड एनालिसिस होता है या और पीछे जाकर होता है, तो जब इससे फरियादी से पुनः जब और बातचीत की गई तो फाइनली इसमें ये हुआ कि फरियादी ने इस तरह की सूचना, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी और वो कहीं ना कहीं कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और कुछ लोन वगैरह भी था। इस कारण से उसने इस प्रकार की रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस इसमें पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने एक व्यक्ति को चाकू के साथ गिरफ्तार किया। जब पुलिस की टीम क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, उसी दौरान आरोपी पुलिस को देख भागने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे धर दबोचा। दरअसल प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा अपराधियों पर लगाम कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा नशाखोरी, तस्करी आदि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गुंडे बदमाशों की सर्चिंग की जा रही है। इसी के चलते एएसआई परिहार के नेतृत्व में टीम जब पंचम की फेल के पास कांची की चाल में पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। वहीं पुलिस टीम उक्त व्यक्ति का पीछा कर उसे धर दबोच लिया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक चाकू बरामद किया गया। वहीं आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। श्रीमान डीसीपी जोन 3 महोदय द्वारा शाम को बीट सिस्टम में शाम की गणना के बाद समस्त बल को बीटों में जाकर गुंडे बदमाश और ये नशाखोरी पर वो करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनको चेक किया जाता था। इसी दौरान जब टीम हमारी एएसआई परिहार के नेतृत्व में पंचम की फैल के पास लगे हुए काजी की चाल के पास पहुंची तो वहाँ एक व्यक्ति इनको देख के भागा तो उसको दौड़ के पकड़ा तो उसके पास एक चाकू भी मिला था। बाद में पता चला कि वो किसी के साथ कोई झगड़ा और वो भी करके आया है, तो दोनों में प्रकरण दर्ज कर लिया और आरोपी को जेल दाखिल किया गया। कांग्रेस ने रोजगार मेले के नाम पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसमें अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले के नाम पर निजी कंपनियों से मिलकर युवाओं से अवैध वसूली की जा रही है। मेले में न्यूनतम वेतन मान से कम दरों पर युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर सरकारी अधिकारी युवाओं का शोषण कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेसियों ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि न्यूनतम वेतनमान श्रमिकों में 393 दिया जाना चाहिए, मगर रोजगार कार्यालय के उप संचालक मंडलोई के द्वारा निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 8,000 मासिक वेतन पर युवाओं को रोजगार देने के लिए मेला लगाया गया है, जिसमें युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉय, चपरासी, फ्यून जैसी नौकरियां दी जा रही थी। जिला रोजगार केंद्र में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां के उप संचालक पीएस मंडलोई द्वारा क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज 400 बच्चों का रोजगार मेला लगाया गया और प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से लगाया गया। उन प्राइवेट एजेंसियों में से 300 रोजगार तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, टीम और ऑफिस चपरासी बायो के लिए रखे गए हैं और 100 ऐसे जॉब दिए गए हैं जिसके अंदर वो कंपनियां रोजगार प्राप्त करने वाले या आवेदन करने वाले प्रतिभागियों से 10,000 रुपए सिर्फ ट्रेनिंग के ले रहे हैं। और जो 300 गार्डों की नौकरी इन लोगों द्वारा लगाई जा रही है, सिक्योरिटी गार्ड हुआ, प्यून हुआ, ऑफिस बॉय हुआ, उनसे 2-2 रुपए पीएस मंडलोई द्वारा लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश शासन के न्यूनतम वेजेस, जो न्यूनतम श्रमिकों की दर होती है 393 रुपए, उससे कम दरों पर प्रतिभागियों को और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात रोजगार कार्यालय के अंदर निजी कंपनियों से साठगांठ करके लगाई जा रही है। 8-8 हजार रुपए महीने में वो
वो रोजगार लगाने की बात कर रहे हैं कि 8,000 रुपये महीना आपको मासिक मिलेगा, और उनकी पूरी सूची रोजगार कार्यालय में लगी है। तो इसको लेकर आज हमने घेराव करा कि या तो आप मध्य प्रदेश शासन के नियमों को नहीं मानते हैं, या निश्चित रूप से आप भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 400 स्टूडेंटों पे 2-2 हजार रुपए कमीशन पीएस मंडलोई उप संचालक द्वारा लिया जा रहा है। सीधा आरोप कांग्रेस का है। इसको लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री के इंदौर आगमन पर उनका घेराव करेगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल पद से हटाया जाए। वहीं खबर इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी है, जहां इंदौर के लोगों को जल्द ही एक नए बस स्टैंड की सौगात मिलने वाली है। MR10 के पास मौजूद कुमरेडी में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस नए बस स्टैंड को 101 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये बस स्टैंड प्रदेश का सबसे आधुनिक और अधिकतम क्षमता वाला होगा। यहाँ से 1200 से अधिक बसों का संचालन होगा, जिसके साथ ही हर दिन 60,000 यात्री यहाँ से सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही इस बस स्टैंड पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। ये स्टैंड आगामी सिंहस्थ से पहले शुरू किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO राम प्रसाद अहिरवार ने बताया कि दिसंबर तक इस बस स्टैंड का काम पूरा कर लिया जाएगा। बस स्टैंड से दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के शहरों के लिए बसें संचालित होंगी। MR10 पर जो कुमरेडी है, कुमरेडी में हमारी स्कीम है, और उस स्कीम में 15 एकड़ क्षेत्रफल में एक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो बस टर्मिनल है, इसमें जो लोक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए और उसका महत्व को बताने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा एयर कूल्ड है। साथ ही साथ इसमें जैसे दिव्यांगजन है उनके लिए रैंप और स्पेशल व्यवस्थाएं हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ रहेगी, शॉपिंग परिसर भी है उसमें रेस्टोरेंट भी हैं 16, और जो 32 बस ऑपरेटर हैं उनके लिए ऑफिस हैं। साथ ही साथ लोगों को एक सर्कुलेशन एरिया भी है, मेल फीमेल के लिए पृथक टॉयलेट हैं, और टिकट विंडो हैं, ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था भी वहाँ से होगी। और लगभग 43 बस वे बने हुए हैं, जहाँ पर 43 बसें एक साथ आ सकती हैं। पूरे दिन में लगभग 1200 बसों के आने का एक अनुमान है, और लगभग 50-60 हज़ार यात्री वहाँ से दिन भर में कम से कम इतने यात्री यात्रा करेंगे, ऐसा एक अनुमान है। ये बस टर्मिनल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको मेट्रो से जोड़ा गया है, और मेट्रो का स्टेशन वहाँ बना हुआ है। मेट्रो से सीधा फुटओवर ब्रिज से व्यक्ति अंदर आ सकते हैं। साथ ही साथ पूरे शहर से भी वहाँ जाने के लिए 80 जो सिटी बस हैं उनको रखने की जगह दी गई है, ताकि जो AICTCL है उसकी जो बसें हैं वहाँ रख सकें। इलेक्ट्रिक चार्जिंग की भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, सफाई, लाइटिंग, इसकी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। उद्देश्य यह है कि ये बस स्टैंड जो है लोगों को काफ़ी राहत देगा, क्योंकि जो सिटी के जो बसेस हैं वो वहाँ बाहर रुकने लगेंगी, तो हमारा ट्रैफिक कंजेशन जो होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, उससे भी लाभ मिलेगा और हमारा वातावरण भी अच्छा होगा। साथ ही साथ ये बस स्टैंड से जो अन्य राज्यों में जाने वाली बसें हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि जगह पर जाने वाली बसें पूरी वहाँ इकट्ठी रहेंगी।